हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल हमने सदिश के बारे में पढ़ा था। आज हम सदिश के प्रकार को एक साथ करके थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि आपकी क्लास बहुत शॉर्ट हो रही है ऑनलाइन में, इसलिए हम एक साथ एक बार डायग्राम से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले अपन ने बात की थी, एक तो करी समान सदिश, एक हो जाएगा बेटा इसमें समांतर सदिश, एक हो जाएगा बेटा असमान सदिश, एक होगा इसमें प्रति समांतर सदिश, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे बेटा सह प्रारंभिक सदिश, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा बेटा समतलीय सदिश, नेक्स्ट है बेटा ऑर्थोगोनल सदिश, नेक्स्ट आएगा बेटा शून्य सदिश। यहां तक समझिए पहले, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, समान सदिश में नाम से ही मालूम पड़ रहा है, डायग्राम बनाऊंगा अपने आप क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो इन दोनों में आपने क्या देखा कि दोनों सदिशों की लंबाई और दिशा क्या है, समान। जैसे इसकी दिशा भी समान है, इसकी दिशा भी समान है, दोनों की दिशा समान है, साथ में इनकी जो लंबाई है वो भी क्या है, समान। यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, समान सदिश। याद रहेगा। नेक्स्ट आता है समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या है, देखो कि जैसे एक सदिश तो आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा सदिश बेटा ये है। इन दोनों में आपने क्या देखा कि दोनों की दिशा तो क्या है बेटा, समान, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण अलग अलग लेकिन दिशा समान हो उनको क्या बोलेंगे बेटा, समांतर सदिश। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आएगा आपका असमान सदिश। असमान सदिश में देखो बेटा, डायरेक्टली आपके सामने है कि यहां से स्टार्ट किया, ये पहला सदिश हो गया और ये दूसरा सदिश हो गया। इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, दोनों में परिमाण तो समान है, लंबाई तो क्या है, समान, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या आ रही है बेटा, विपरीत आ रही है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, असमान सदिश। यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो उनको बोलते हैं हम असमान सदिश। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर का मतलब है एक सदिश ये वाला हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया। इसका मतलब ऐसे सदिश जिनका ना तो परिमाण समान हो और ना ही दिशा समान हो, यानी दोनों में देखो लंबाई भी अलग अलग है और परिमाण भी क्या है बेटा, अलग अलग। इसका मतलब जिन सदिशों का परिमाण और दिशा दोनों विपरीत होते हैं उनको प्रति समांतर सदिश कहते हैं। नेक्स्ट बेटा समतलीय सदिश। समतलीय का मतलब क्या है, समतलीय, सम का मतलब समान, तलीय का मतलब तल, यानी जो सदिश एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब है बेटा जहां पे दो निर्देशांकों की हमें जरूरत पड़ेगी, जहां दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी वो आपका तल हो जाएगा। ठीक है। तीन निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी तो भी वो तल हो जाएगा। यानी जो सदिश एक ही तल में हो रहे हैं, जैसे मान लो पहला सदिश एक्स वाई तल में है, दूसरा सदिश भी एक्स वाई तल में है, तो दो सदिश अगर एक ही तल में होते हैं तो उनका नाम पड़ गया बेटा समतलीय सदिश। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई तल में एक सदिश तो ये हो गया, एक सदिश आपका ये हो गया, तो इनको बोल दिया हमने समतलीय सदिश। समतलीय का मतलब एक ही तल में हूं, एक ही तल में स्थित, यानी एक ही तल में स्थित सदिश क्या कहलाते हैं बेटा, समतलीय सदिश। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश का मतलब सह का मतलब समान, प्रारंभिक मतलब प्रारंभ होते हैं, यानी ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। जैसे आपके सामने डायग्राम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों बेटा एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही जगह से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे सदिश जो क्या हो बेटा, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिशों को हम सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बेटा थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूज होगा बट समझने में आसान है। देखो एक सदिश ये बनाया मैंने, दूसरा सदिश ये बनाया। अब आपको खुद को पता है बेटा कि दोनों सदिशों के बीच में कोण कितना डिग्री आ रहा है, बताइए 90 डिग्री। यानी ऐसे सदिश जो परस्पर लंबवत होते हैं, जो परस्पर क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सदिश। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा नहीं हो। यानी जिस सदिश में कोई परिमाण ही नहीं है, परिमाण का मतलब ना कोई लंबाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां पे क्या है, एक तरह से शून्य सदिश। यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो और उसकी कोई दिशा नहीं होती हो। यह हमारी केवल गणितीय कल्पनाओं को, गणितीय क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं, बाकी शून्य सदिश का कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जांपल ध्यान रखना। मूल बिंदु का स्थिति सदिश, मूल बिंदु का स्थिति सदिश शून्य सदिश होता है। मूल बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है बेटा, शून्य सदिश। यानी आपसे कोई पूछे कि शून्य सदिश का एग्जांपल दे दो, तो आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है कि जो भी मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु आप जानते हो दो निर्देशांकों का जहां से प्रारंभ होता है उसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु का जो स्थिति सदिश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, शून्य सदिश बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। एक आता है बेटा विस्थापन सदिश, नेक्स्ट आएगा बेटा एकांक सदिश। बस यही आपके काम की चीजें, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं से आपका पूरा चैप्टर आगे चलने वाला है। तो देखो बेटा स्थिति सदिश क्या है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि किसी भी कण की, किसी कण की स्थिति को, किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त सदिश, यानी कोई कण है कहां पर स्थित है उसकी स्थिति को बताने के लिए हम जो सदिश काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्थिति सदिश। एग्जांपल देखिए, ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाला क्या है बेटा, वाई अक्ष, और ये 0 जो है वो क्या है, मूल बिंदु। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई कण स्थित है, यहां पर कोई कण स्थित है, तो मूल बिंदु से इस कण को मिलाने वाला, मूल बिंदु से इस कण को मिलाने वाला जो सदिश होगा, मूल बिंदु को उस कण से मिलाने वाला जो सदिश होगा वही क्या कहलाता है बेटा, स्थिति सदिश कहलाता है। आगे बात समझ में, स्थिति सदिश क्या है कि किसी कण को, किसी कण की स्थिति को बताने के लिए जो सदिश काम में ले रहे हैं उसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं, और मूल बिंदु से कण को मिलाने वाला जो सदिश है उसी का नाम क्या होता है बेटा, स्थिति सदिश। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा विस्थापन सदिश। देखो विस्थापन थोड़ा सा अलग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान समझना। विस्थापन का मतलब कण की एक तो होती है प्रारंभिक स्थिति, एक होती है अंतिम स्थिति। तो जैसे मान लीजिए पहले आपका कण यहां पर था, ए पर था, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो गया बेटा, ये वाला। फिर कण चलते चलते मान लीजिए यहां पर आ गया बी पर, तो अब इसकी स्थिति यहां पर हो गई, तो ये वाला हो गया इसका स्थिति सदिश। ठीक है, यानी पहले केस में आर ए वेक्टर और दूसरे केस में आर बी वेक्टर, ये स्थिति सदिश हो गए। तो ए से बी तक जो इसका विस्थापन होगा, ए से बी तक जो विस्थापन होगा यानी आर ए बी, यही वेक्टर क्या कहलाता है बेटा, विस्थापन सदिश। यानी हमको बस दो बातें समझनी है कि कण जहां पर था उसकी मूल बिंदु से जो सदिश बना रहे हैं वो तो होता है स्थिति सदिश।
एक उसकी प्रारंभिक स्थिति है और एक उसकी अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला जो सदिश होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन सदिश। ठीक है। लास्ट इसमें जो बचता है वो है अपना एकांक सदिश। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है बेटा। एकांक सदिश क्या है? किसी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए इकाई परिमाण का सदिश प्रयुक्त किया जाता है, एकांक सदिश कहलाता है। इस बात को समझिए बेटा कि मान लीजिए हमने कहा आपसे कि एकांक सदिश है क्या। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपको मैंने कहा ए वेक्टर है। क्या है बेटा? ए वेक्टर। इसकी दिशा इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो इसकी दिशा को दर्शाना है अपने को। दिशा को क्या करना है बेटा? दर्शाना है। तो दिशा को दर्शाने के लिए हम कौन सा सदिश काम में लेते हैं बेटा? एकांक सदिश। एकांक सदिश की खास बात क्या है? एकांक सदिश की खास बात यह है बेटा कि इसका जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 1। यानी इकाई परिमाण का सदिश जो किसी सदिश की दिशा को दर्शाए। इकाई परिमाण का सदिश जो किसी सदिश की क्या दर्शाए बेटा? दिशा दर्शाए, उसी को हम एकांक सदिश बोलते हैं। तो देखो इसमें एकांक सदिश कैसे लिखेंगे? ऐसे एरो बनाया, एरो बना के जैसे सदिश का परिमाण क्या था बेटा? ए। उसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दो, कैप लगा दो, तो ये ए कैप क्या बन गया बेटा? एकांक सदिश। क्या बन गया? एकांक सदिश। इसका एक सूत्र है वो आपको याद रखना है। एकांक सदिश बराबर दिया गया सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये सूत्र आगे जब पढ़ोगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चंस के साथ में कि कैसे काम में आएगा। तो अभी आपको इतना सा पता करना है कि एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है बेटा? दिया गया सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है। यानी एकांक सदिश को हमने क्या लिखा? ए कैप लगा दिया उसके ऊपर, बराबर में दिया गया सदिश मान लो क्या है बेटा? ए वेक्टर। और सदिश के परिमाण को कैसे लिखते थे? कल भी बताया था। वेक्टर लगाने के बाद उसके दोनों तरफ मोड़ लगा दो, या दूसरा तरीका क्या है? ए वेक्टर बाई डायरेक्ट इसको क्या लिख दो? ए। तो आपका ये क्या बन गया बेटा? एकांक सदिश। ठीक है। अब एकांक सदिश कैसे बना वो ध्यान से समझना। वज्र गुणा करो। ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? ए कैप इंटू ए। क्या आया? ए कैप इंटू ए। तो ए तो क्या है बेटा? यहां पे परिमाण। ए तो क्या है? परिमाण। और जो ए कैप आ रहा है वो क्या है? इसकी दिशा। तो सदिश में दो ही चीज होती है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों चीजें इसमें शामिल कर दी गई, इसलिए आपका ये कौन सा सदिश हो गया? एकांक सदिश। ठीक है। तो इस तरह से सदिश के प्रकार हमने पढ़ लिए। सदिशों के प्रकार को खत्म करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब आता है किसी सदिश का संख्या से गुणा। किसी सदिश का संख्या से गुणा। संख्या से गुणा का मतलब है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सदिश आपको ए वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एक सदिश ए वेक्टर। मैंने आपसे कहा कि इसको आप 2 से गुणा कीजिए। किससे गुणा कीजिए बेटा? 2 से गुणा। तो आपके पास लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? 2a वेक्टर। क्या आएगा आंसर? 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर को कैसे लिखेंगे वो समझो। जैसे ये a वेक्टर बेटा इतना था, a वेक्टर आपका इतना सा था, इसको हमने 2 से गुणा किया। 2 से गुणा करने का मतलब है इसकी लंबाई जो है उसको डबल कर दो, या हम बोल सकते हैं कि जो सदिश है उसका परिमाण पहले से दुगना हो गया। परिमाण क्या हो गया? पहले से दुगना। दुगना हो गया, इसका मतलब
ये सदिश आपका यहां से यहां तक खींच दिया मैंने, यानी पहले का डबल हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा 2a वेक्टर। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से आपसे ये कहूं कि इसको -2 से गुणा करो, किससे गुणा करो बेटा? -2 से। तो देखो आपके पास में ये a वेक्टर था, अब इसको -2 से गुणा करने का मतलब इसमें माइनस का चिन्ह और आ गया, माइनस का चिन्ह और आ गया, यानी माइनस का 2a वेक्टर निकालना। आपको क्या निकालना है? माइनस का 2a वेक्टर। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि इसकी दिशा को आपको बदलना है। माइनस का चिन्ह केवल क्या बताता है बेटा? कि आपको इसकी दिशा को बदलना है। ठीक है, दिशा बदल दोगे, परिमाण पहले से आपको पता है 2 से गुणा हो रहा है, तो परिमाण तो डबल हो गया, लेकिन उसकी दिशा को बदलना है। तो जैसे शुरुआत कहां से हुई थी बेटा सदिश की? यहां से हुई थी, तो यहां से एक सदिश बनाइए और उसके परिमाण को पहले से क्या कर दो? डबल कर दो। तो ये क्या हो गया? माइनस का 2a वेक्टर। तो ये क्या बन गया बेटा? माइनस का 2a वेक्टर। क्लियर हो गई मेरी बात? कि किसी भी सदिश को किसी संख्या से गुणा करना हो तो क्या करना है? उसके परिमाण से आप उसको गुणा कर दो। परिमाण का मतलब पहले मान लो परिमाण 5 था सदिश का, अगर आपको उसको 2 से गुणा करना है तो अब नया परिमाण कितना हो जाएगा बेटा? 10, लेकिन दिशा वही रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि -2 से गुणा करो, तो परिमाण तो हो जाता बेटा 10, लेकिन उसकी दिशा पहले से विपरीत हो जाती, यानी दिशा अब क्या हो जाती? जो पहले आ रही थी उसके विपरीत आ जाएगी। ठीक है, ये सदिश का गुण आपको समझ में आ गया। अब इसमें लास्ट जो कॉन्क्लूजन निकलता अपना निष्कर्ष, जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष अपन समझ लेते हैं। निष्कर्ष क्या है बेटा? निष्कर्ष पहला यह है कि सभी समान सदिश, सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं। सभी समान सदिश क्या होते हैं बेटा? समांतर सदिश होते हैं। अब एक एक करके समझाता हूं कैसे। समान सदिश में क्या था? जैसे ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, यही था, ये तो समान थे। और समांतर में क्या था बेटा? ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था। दोनों में खास क्या था बेटा? कि दोनों की दिशा क्या थी? समान। अब परिमाण चाहे कम हो ज्यादा हो, परिमाण से अपने को मतलब नहीं है, यानी इसमें तो समांतर होने का मतलब समांतर होने के लिए केवल दिशा जरूरी है। तो हमने ये कहा कि सारे के सारे समांतर, सारे के सारे समांतर क्या समान हो सकते हैं? नहीं, लेकिन सारे के सारे समान सदिश समांतर सदिश होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? कि सारे के सारे जो समान सदिश होंगे समांतर सदिश होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है वो भी समझिए। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि सभी सहप्रारंभिक सदिश, सभी सहप्रारंभिक सदिश समतलीय सदिश होते हैं। सभी सहप्रारंभिक सदिश क्या होते हैं बेटा? समतलीय। कैसे? जैसे मान लीजिए ये 3 सदिश मैंने बनाए, तीनों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया और ये c वेक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए ये और ये 2 सदिश अलग अलग हैं, a वेक्टर है, b वेक्टर है और ये मान लीजिए c वेक्टर है। इन तीनों का तल समान है। तीनों का तल क्या है बेटा? समान। अरे बाप रे, डिलीट हो गया, बैक लाना पड़ेगा। इसमें देखिए बेटा कि तीनों का तल क्या है? समान। यहां तीनों का तल समान है, तीनों का तल समान है तो ये समतलीय है। यहां तीनों का प्रारंभिक बिंदु समान है, मतलब एक बिंदु मूल बिंदु इनका समान है। तो सारे के सारे जो सह प्रारंभिक हैं, ये वाले सह प्रारंभिक सबके सब क्या होते हैं बेटा? समतलीय। क्यों? जिनका एक प्रारंभिक बिंदु समान हो गया तो दूसरा बिंदु अपने आप उस तल में ही जाएगा, तल से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए सभी सह प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं बेटा? समतलीय सदिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कि जब आपको a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर लिखा हुआ मिल जाए
और एक जगह ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर लिखा हुआ मिले, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब यहां पर सदिश का परिमाण, सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों समान है। सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों समान है। यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा बेटा कि सदिशों का परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत है। परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत है। देखो बराबर का चिन्ह तो यह बताता है कि दोनों का परिमाण समान है, लेकिन यहां माइनस का चिन्ह यह बता रहा है कि दिशा अलग अलग है। यानी समझ में आ गई बात, बराबर में और माइनस में क्या फर्क था कि बराबर का चिन्ह तो यह बताएगा कि दोनों में परिमाण समान है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगते ही हमें क्या पता लगेगा कि इनकी दिशा अलग अलग है। तो बेटा ये वाले जो सदिश होते हैं ना, यहां ए वेक्टर व बी वेक्टर, ये दोनों समान सदिश हैं। कौन से सदिश है बेटा? समान। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहां पे ए वेक्टर व बी वेक्टर असमान सदिश हैं। कौन से सदिश? असमान सदिश। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल थोड़ा सा सदिश में मैथमेटिकल पढ़ेंगे, थोड़ा सा गणितीय विवेचना अपन करेंगे। ठीक है।